तो हम लोग ने पिछली क्लास में बेसिकली सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का वैल्यू, फिर जी का वेरिएशन पढ़ा पिछली क्लास में, पिछले हफ्ते बेसिकली। आज इस हफ्ते हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड, ये सारी चीजें इस हफ्ते हम लोग करेंगे। So according to the field concept, every mass modifies the space around it. This modified space, okay. So this modified space is called the gravitational field. So ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कोई भी मास अगर रखा हुआ है कहीं पे भी, तो आसपास के पूरे स्पेस में अगर कोई दूसरे मास को लेकर आएंगे तो उस मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस एग्जिस्टिंग मास के वजह से, और वो जो पूरा स्पेस अराउंड दिस गिवन मास है, वो पूरा स्पेस इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा इस मास का. So when any other mass is placed in this field, it feels a gravitational force of attraction due to its interaction with the gravitational field. So gravitational field क्या है basically? It is a region around a mass within which another mass can experience its gravitational force. So basically, it is a region which is around this mass, which exists around this mass in spherical ये अगर हम लोग बात करें तो जो इसका सिमेट्रिसिटी, अगर स्फेरिकल सिमेट्रिसिटी के साथ अगर हम देखें तो पूरे रीजन में इसके अराउंड जो रीजन है, उस रीजन में अगर कोई दूसरे मास को लेकर आते हैं तो अगर उस पर कोई फोर्स लग रहा है, मतलब वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है. सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, अब फील्ड का स्ट्रेंथ को मेजर करना पड़ेगा. भाई ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, बट कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, that is being measured by gravitational field intensity. So the strength of the gravitational field is measured by gravitational field intensity. So intensity of gravitational field at a point is the force acting per unit mass of a test particle kept at that point. Let F be the force on test mass m naught placed at a point P in gravitational field of some mass m. Then gravitational field intensity is given by E is equal to F by m naught. Okay. So the direction of E is same as that of F. So यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग फोर्स पर यूनिट मास निकालते हैं, पर यूनिट टेस्ट चार्ज बेसिकली. ठीक है ना. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जब हम लोग फोर्स बाय मास कह रहे हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स बाय मास भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. नाउ यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, उसको केजी से डिवाइड कर दो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट. सो इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर केजी या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया. डायमेंशन जो है m0 l1 t-2, जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है वही डायमेंशन इसका भी होगा. नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास m. सो एक हमारे पास मास है, इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना है, तो लेट अ टेस्ट मास स्मॉल m, है ना, एक स्मॉल m टेस्ट मास है, बी प्लेस्ड एट पॉइंट p at a distance r. Okay, at a distance r from this. और ये भी जो है इसको पॉइंट मास कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि r जो है, ये जो डिस्टेंस इसके रेडियस से बहुत ज्यादा होगा, तो इस मास को हम लोग पॉइंट मास कंसिडर करते हैं. Let F be the force of gravitation experienced by test mass small m. So the gravitational field intensity is given by F by m, force per unit mass. The direction of E is same as that of F. So according to Newton's law of gravitation, फोर्स हमें पता है जी एम एम बाई आर स्क्वायर है, इसको स्मॉल m से डिवाइड कर दोगे तो जी एम बाई आर स्क्वायर हो गया. एट r इज इक्वल टू इंफिनिटी, E इज इक्वल टू 0, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे किसी मास के, उसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा वो 0 होगा. सो दस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज डिस्टेंस r इंक्रीजेस एंड बिकम्स 0 एट
infinity. So if the test mass m is free to move, right, it will move towards the mass capital M with acceleration a under the force F. तो ये जो मास है कैपिटल M, so if the test mass small m is free to move, है ना, ये this small m is free to move, then it will move towards the mass capital M with acceleration a under the force F. तो a क्या हो गया, F by m हो गया. तो from 2 and 3, ये देखो ये भी F by m है, ये भी F by m है. तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो एक्सेलरेशन के बराबर हो गया. सो thus the intensity of gravitational field at any point is equal to the free acceleration produced in the test mass when placed at that point, right? So gravitational field intensity E is equal to free acceleration. Now, as the distance r increases, gravitational field strength also decreases. तो भाई r जब इंक्रीज करेगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, वो डिक्रीज करेगा. तो हम लोग ये लिख रहे हैं कि E इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, तो GM अपॉन आर स्क्वायर कह रहे हैं. अब R जो है मतलब E इज gravitational field intensity is inversely proportional to square of the distance. So अब r जब infinity होगा, at r is equal to infinity, your field intensity will be equal to 0. Gravitational field becomes 0. So intensity of gravitational field at a distance r from the center of the earth is given by GME by RE square. Now E is inversely proportional to 1 by r square. और इसको अगर हम लोग ग्राफ इसका बनाएंगे तो बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, तो ये इस तरह का हाइपरबोलिक कर्व आएगा. नाउ द वैल्यू ऑफ E इज GME बाय आर स्क्वायर, जो कि स्मॉल g के बराबर भी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर भी. It is clear that the intensity of gravitational field at any place is equal to acceleration due to gravity. So gravitational intensity is same as acceleration due to gravity at that point. Numeric value same रहेगा दोनों का. अब ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 masses, ठीक है, 2 point masses each of mass m are placed at the corners of an equilateral triangle of side A. तो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पे मास मान लो ये ए बी और सी हो गया. 2 पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास एम, इसका भी मास एम, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका भी मास एम, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए. ये जो डिस्टेंस है वो ए है. द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, अब इस मास के वजह से इस पॉइंट पे जो सी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा ई बी इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो ए की ओर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई ए इस डायरेक्शन में होगा, राइट. अब ई बी और ई ए का जो रिजल्टेंट है वो हम लोग निकाल लेंगे, तो हमें सी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो निकल जाएगा. सो gravitational field intensity at C is equal to gravitational field intensity at B plus gravitational field intensity at A. अब the magnitude of EB is equal to EA is equal to E. Okay, so EB is equal to EA is equal to E, and this will be equal to G small m upon A square. So ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गया, राइट. अब हम लोग को ई सी जो निकालना है, ई बी प्लस ई ए, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाल लेंगे, सो ई सी इज इक्वल टू रूट अंडर ई बी स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ई बी इंटू ई ए इंटू कॉस ऑफ
थीटा, थीटा यहाँ पे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री होगा, तो ट्वाइस कॉस ऑफ 60 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। सो ये वेक्टर सम वाला जो एडिशन रूल है ना, वो हम लोग बस यूज कर रहे हैं फॉर्मूला उसका। ई बी और ई ए ये सब ई के बराबर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई स्क्वायर प्लस 2e² इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2 हो गया, ठीक है। सो 2 और 2 कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू √3e² विच इज इक्वल टू √3e हो जाएगा, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू √3gm/a². So this is the electric field intensity at point C. क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया आपने? क्लियर है बच्चों? लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा फाइंड द फील्ड स्ट्रेंथ, find the field strength at a point along the axis of a thin rod of length L and mass m at a distance d from one end. तो इससे d डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग को इस पूरे रॉड के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना। अब ये जो एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं P पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं। सो लेट dx be a small element at a distance x from P. So small mass dm is equal to mass per unit length, mass इसका कैपिटल M, mass per unit length m/l into dx कर देंगे, ठीक है। तो ये dm हो जाएगा, राइट। मास पर यूनिट लेंथ इंटू स्मॉल लेंथ dx इज इक्वल टू dm। अब इस स्मॉल एलिमेंट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dm is given as dE is equal to, मैग्नीट्यूड बस निकालना है हम लोग को, dE is equal to g into dm upon x² which is equal to g into m/l into dx upon x²। इसको इंटीग्रेट कर देते, डी का वैल्यू 0 से ई हो जाएगा सारा ऐड अप करके, और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखो x का वैल्यू d से लेके d+l तक वेरी कर रहा है।
मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ डी से और कहाँ तक गया, डी प्लस एल तक गया, इसका जो लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बना लिया हमने। डी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ई आ जाएगा, और जी कैपिटल एम बाय एल 1/x² को x टू द पावर -2, तो x टू द पावर -1 बाय -1 -1/x हो गया, -1/x। देखो 1/x² dx का जो इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर -2 dx का इंटीग्रेशन, x टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, x टू द पावर -1 बाय -1, तो -1/x हो गया। तो वही चीज लिख रहे हैं, -1/x, और ये d से लेके d + l तक होगा। सो अब ये जो वैल्यू है gm/l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/d + l, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/d। सो दिस इज इक्वल टू gm/l d into d plus l minus d plus d plus l. So this is gm upon l into l by d into d plus l. So this is gm upon d into d plus l. क्लियर है बच्चों? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now, the distance between Earth and Moon is about 3.8 into 10 to the power 5 kilometer. At what point or points will the gravitational field strength of Earth-Moon system be 0? Given mass of Earth is 81 times the mass of Earth, mass of Moon. ठीक है, let's say जो इनके बीच का जो distance है, this is equal to 3.8 into 10 to the power 5 kilometer. Okay, and the mass of Earth is 81 times mass of Moon. मान लीजिए mass of Earth हो गया, ये mass of Moon हो गया, और कुछ Earth से x distance पे, तो इससे कितना डिस्टेंस हो जाएगा? दिस विल बी ये 3.8 into 10 to the power 5 minus x हो जाएगा, राइट? सो दिस इज 3.8 into 10 to the power, ये किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3.8 into 10 to the power 8 मीटर माइनस x, ये इसका डिस्टेंस हो गया इधर से, ठीक है? सो द डिस्टेंस बिटवीन, अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसके वजह से इधर है और इसके वजह से इधर है, राइट? दोनों मास के वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में है,
इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, इसीलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. सो let the gravitational field strength of earth moon system be 0. ठीक है. So let the gravitational field strength of earth moon system be 0. So GME upon x square is equal to GMM upon 3.8 into 10 to the power 8 minus of x का whole square. जी कैंसिल हो गया. मास ऑफ अर्थ को हम लोग लिख सकते हैं 81 टाइम्स मास ऑफ मून. सो 81 टाइम्स मास ऑफ मून अपॉन एक्स स्क्वायर is equal to mass of moon upon 3.8 into 10 to the power 8 minus of x ka whole square. Right. So this is 3.8 into 10 to the power 8 minus x ka whole square is equal to x square by 81. Taking square root on both sides, 3.8 into 10 to the power 8 minus of x is equal to x by 9. ठीक है. So this is equal to, अब इसको ना माइनस एक्स को उस तरफ लेके चले जाओ तो हमारे पास इक्वेशन आएगा 3.8 into 10 to the power 8 is equal to x by 9 plus of x 10x upon 9. X is equal to 3.8 into 10 to the power 8 into 9 divided by 10. So this will give you x is equal to 3.8 into 9. 34.2, तो ये हो जाएगा 3.42 into 10 to the power 10 to the power 9 divided by 10. तो इसको कट करेंगे 10 to the power 8 होगा. सो जो x का वैल्यू है 3.42 into 10 to the power 8 मीटर है. क्लियर है बच्चों? जो टोटल डिस्टेंस 3.8 है और 3.42 पे 0 हो रहा है, मतलब मास ऑफ मून के बहुत पास. लिख लिया बच्चों? So just 1 minute.
लिखा बच्चों, हो गया? Yes, sir. Now intensity of gravitational field due to hollow spherical shell. तो अगर एक spherical shell है ना, तो let's say mass of the spherical cell capital M हो गया, radius of the spherical cell R हो गया, gravitational field intensity at a distance R from the center of the cell. तो अब ये जो R है, तीन केसेस होंगे. अगर ये R is greater than capital R, the radius of this shell, so that means this point lies exterior to the gravitational, exterior to the shell. तो अब ये exterior पे lie करेगा, तो जो gravitational field है, it will be same as if applied from a point source. So that will be equal to minus gm by r square. तो E outside, gravitational field outside जो होगा, this will be equal to minus gm by r square. Surface of the shell पे अगर हम लोग निकालेंगे, तो gravitational field intensity at surface of cell at point P dash is equal to minus gm by capital R square. और तीसरा, जो हम लोग इंटीरियर पॉइंट पे जाएंगे, तो इंटीरियर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाता है. तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सेल एट पॉइंट P डबल डैश, where R is less than capital R, means इंटीरियर ऑफ द सेल में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वहां पे 0 हो जाएगा. नाउ वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, इसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे, तो देखो जीरो, जब रेडियस 0 से लेके कैपिटल आर तक, जब तक इंटीरियर में रहेंगे तब तक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है. ठीक है. जैसे ही हम लोग सरफेस पे आएंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी माइनस gm बाय आर स्क्वायर हो जाता है. और जैसे जैसे आउटसाइड डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम होता जाएगा. ठीक है. सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ाओगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो है कम होता जाएगा, और फाइनली एट इंफिनिटी इट विल बिकम 0. तो इसीलिए ये मीट कभी नहीं करेगा, इसके पैरेलल होके रह जाएगा. ठीक है, क्योंकि 0 इंफिनिटी पे होता है. ठीक है ना. एक्सटीरियर पॉइंट पे, सो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ये तो हम लोगों ने शेल की कहानी देखी. अब सॉलिड स्फीयर में अगर एक पॉइंट P है सॉलिड स्फीयर में, विच इज एट ए डिस्टेंस R greater than R, R equal to R and R less than capital R, इन तीनों पॉइंट के लिए देखना है. तो उस केस में so gravitational field intensity outside the sphere is minus gm by r square. ये solid sphere की बात कर रहे हैं. On the surface of the sphere is minus gm by r square, और inside the sphere ये 0 नहीं होता, माइनस gm by r square into small r, right? So at the center of the sphere, right? तो ये सब जो प्रूफ है, बेसिकली ये स्फीयर है हमारा. किसी पॉइंट इस पे अंदर के तरफ अगर पॉइंट है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दिस, तो बस अंदर वाले मास के वजह से लगेगा. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम m by 4/3 pi r cube into volume of this smaller portion 4/3 pi small r cube. 4/3 pi cancel हो गया, so this is m small r cube by capital R cube. अब जो इसके वजह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा, दिस विल बी E, ये हम लोग स्मॉल m मतलब इस वाले पार्ट का मास निकाल रहे हैं. तो gm upon r square, so g into m r cube by capital R cube by small r square. So gm by r cube into smaller. तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है. नेगेटिव साइन बस उसका डायरेक्शन बताता है. So at center of the sphere,
where r is equal to 0. So center of the sphere पे जहाँ पे r 0 है, E will be equal to 0. So variation of gravitational field intensity with distance from solid sphere is, अगर उसको हम लोग प्लॉट करेंगे, हमें पता है कि r is equal to 0 पे, है ना, at r is equal to 0, ये 0 हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और तो ये हम लोग E निकाल रहे हैं r पे, और जैसे जैसे तुम r का वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये नेगेटिव साइन में बढ़ता जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, और मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, -gm/r², ये वैल्यू, और उसके बाद r का वैल्यू फिर फर्दर बढ़ाते जाएंगे तो ये डिक्रीज होता जाएगा और फाइनली 0 हो जाएगा, ठीक है. So gravitational field intensity due to point mass capital M at a distance small r is given by -gm/r². क्लियर है ये? Now field intensity, gravitational field intensity due to a uniform circular ring at its axis. तो इस रिंग के एक्सिस पे, मतलब एक्सिस पे r डिस्टेंस पे अगर हम लोग को निकालना है एक्सिस पे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और इसका मास कैपिटल M है, रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग a है, रेडियस ऑफ द रिंग a है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग इज small r, intensity of gravitational field at point P at any point on the axis of ring, gravitational field का वैल्यू gmr/a² plus r² 3/2, ठीक है. और सेंटर ऑफ द रिंग पे देखेंगे तो r का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो गया, E is equal to 0. तो सेंटर ऑफ द रिंग पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गया, और किसी भी पॉइंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे gravitational field intensity at any point on the axis of ring E is equal to gmr/a² plus r² raised to the power 3/2. क्लियर बच्चों? है ना, ये इसको एज इट इज याद कर लो, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना. जैसे ये सब थोड़ा बहुत तो हम लोग पिछले, मतलब सीबीएसई में हम लोगों ने किया है कि यहाँ पर से डिस्टेंस जो हमने निकाला था √a² plus r², याद है ना, ये डिस्टेंस निकाल के एक एलिमेंट का और इधर वाला एलिमेंट का, ये दोनों जो एलिमेंट है ये दोनों एक दूसरे, मतलब बेसिकली दोनों का जो थीटा वाला कंपोनेंट है, कॉस थीटा वाला, वो ऐड हो जाएगा, साइन थीटा वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. क्लियर है बच्चों? तो उसी से आ जाएगा, ये इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग को वैल्यू. क्या तुमको डेरिवेशन से इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है, तुमको बस ये पता होना चाहिए कि एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, gmr/a² plus r² 3/2, जहाँ r जो है सेंटर ऑफ द रिंग से उस पॉइंट का डिस्टेंस है एक्सिस पे, और a जो है उसका रेडियस है. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now gravitational field intensity due to a uniform disk, एक यूनिफॉर्म डिस्क के वजह से अगर हम देखें, मास ऑफ डिस्क अगर कैपिटल M है, रेडियस ऑफ डिस्क A है, R इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग निकाल रहे हैं, इसका मास M है, रेडियस R है, और डिस्टेंस R है, और रेडियस यहाँ पे A है, एक्सिस पे अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, सो दिस इज 2gm/a²,
1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सो एक तो ये डिस्क होगा और यहाँ पे ये सेंटर ऑफ रिंग वाला ये जो चीज है ये नहीं, गलत, ठीक है। सो एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क हम लोग को करना है E इज इक्वल टू 2gm बाई a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब ये एक क्वेश्चन है, कह रहा है 2 concentric cells of mass m1 and m2 are situated as shown in the figure. Find the force on the particle of mass m when the particle is located at r is equal to a, r is equal to b. तो मान लो ये r is equal to a पे, मतलब यहाँ पे outside both the cells, r is equal to b between both the cells, and r is equal to c inside of both the cells, right? The distance r is measured from the center of the cell. So पहला r is equal to a हम लोग देखेंगे. Now since the point is external to both the cells, the point is external to both the cells, इसीलिए जो net electric field intensity at point A is equal to gm1 upon a square plus gm2 अपॉन ए स्क्वायर, दोनों से एक्सटीरियर पॉइंट पे है. सो दिस विल बी इक्वल टू g by a square कॉमन ले लो, m1 plus m2. सो दिस इज द नेट फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है. नाउ हम लोग को r इज इक्वल टू b पे निकालना है ना. The point is external to cell M2 and internal to cell M1. External to cell M2 करना है, तो इसका मतलब E at B is equal to M1 के वजह से 0 हो जाएगा, ठीक है, और M2 के वजह से GM2 by B स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा GM2 by B स्क्वायर. और C पॉइंट में R is equal to C वाला जो पॉइंट है, the point is internal to both, since the point is internal to both cell M1 and M2, ठीक है, at R is equal to C, the point is internal to both cell M1 and M2, hence net field intensity is 0 plus 0, which is equal to 0. Clear? लिख लिया बच्चों?
Yes, sir. Now we'll do gravitational potential, है ना? So gravitational intensity हमने कर लिया, अब potential करेंगे. So now at a point in a gravitational field potential, V is defined as negative of work done per unit mass in shifting a test mass from some reference point, usually at infinity, to the given point E. ठीक है? तो इन्फिनिटी से कोई पॉइंट, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते थे, कैसे डिफाइन करते थे कि कोई अगर चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना होता है, दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. ये हम लोगों ने 10th क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन किया था. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिल्कुल सिमिलर है. मतलब एक यूनिट मास अगर हमारे पास इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है, उसको उठाकर लाने में, किसी पॉइंट तक रखने में, लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना होगा, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास, okay, per unit test mass is called the gravitational field potential of that point. ठीक है? So at a point in a gravitational field, potential V is defined as negative of work done per unit mass in shifting a test mass from some reference point, usually at infinity, to the given point. So electric potential is work done by mass minus of W by M. So work done क्या होता है? F dot dr, force into displacement by M. F by M हमें पता है, F by M ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाता है, माइनस E डॉट dr हो गया. तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ठीक है, माइनस E डॉट dr, और इंटीग्रल कहां से कहां तक, R का वैल्यू इंफिनिटी से लेके R पॉइंट तक. ठीक है. Now that is negative gradient of potential gives intensity of field. So negative gradient of potential, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस dv by dr is equal to. So negative gradient of potential gives intensity of field. ये इसके बारे में बात कर रहा है. ठीक, दोनों वे में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं. Potential is a scalar function of position whose space derivative gives intensity. Now, negative sign indicates that the direction of intensity is in the direction where the potential decreases. Okay. Okay, so negative sign indicates that the direction of intensity is in the direction where the potential decreases, right? So minus dv by dr, तो potential जिधर decrease करेगा उसके negative sign में intensity होता है. It is a scalar quantity because it is defined as work done per unit mass, joule per kg हो गया, है ना, और dimension m0 l square t minus 2 होता है. Now gravitational potential of point mass, अगर हम लोग को V is equal to minus E dot dr infinity to E r है, E is gravitational field intensity due to point mass m at a distance r from it, है ना. Now E is equal to minus gm by r square होता है. इस पोटेंशियल के, इस मास के वजह से इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा, माइनस gm by r स्क्वायर हो गया. ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल जो होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दिस इज माइनस ऑफ E डॉट dr होगा. तो माइनस ऑफ माइनस जी, E के जगह हम लोगों को पता है V is equal to minus of
ई डॉट डी आर हो रहा है, तो ई तो हो गया हमारा माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर, तो ई डॉट डी आर मतलब माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर डी आर। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/r² को इंटीग्रेट कर दोगे, -1/r होता है तो -gm/r हो गया सॉल्व करने के बाद, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग वी गेट v इज इक्वल टू माइनस ऑफ gm/r। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Now gravitational potential due to hollow sphere, ठीक है, so potential due to a hollow sphere, m is mass of spherical cell, r is radius of cell. Outside the cell अगर हम लोग बात करें, right, तो let's say a point p which is outside the cell, so ये point p क्या है, r is greater than capital R. So if a point p is situated outside the hollow sphere where OP is r greater than capital R, so let this OP is small r, है ना, और ये r जो है रेडियस ऑफ सेल से बड़ा है, तो आउटसाइड कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस gm/r हो जाएगा। सरफेस ऑफ द सेल पे स्मॉल r के जगह कैपिटल R कर देंगे, तो सरफेस ऑफ द सेल पे माइनस gm/r हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इनसाइड द शेल, ये इनसाइड द सेल हर पॉइंट पे, सो इट विल बी माइनस gm/r ओनली, राइट। तो देखो outside minus gm/r, on the surface minus gm by capital R, or inside the surface is also minus gm by capital R only. Is it clear? Now इसको अगर हम लोग को ये वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, अगर हम लोग इसको विद अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इसको प्लॉट करें, तो हमें पता है सेंटर से लेके उसके रेडियस तक, मतलब स्फीयर के ये सारे पॉइंट पे ये कांस्टेंट होगा माइनस gm/r, ठीक है। सो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज माइनस gm/r, और जैसे जैसे ये दूर जाते जाएंगे इसका ये कम होता जाएगा पोटेंशियल, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये तो हॉलो स्फीयर के साथ था, अब ये सॉलिड स्फीयर के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालेंगे। सो आउटसाइड द स्फीयर माइनस gm/r ही होगा, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर माइनस gm/R हो गया, और इनसाइड में ये देखो अलग है, माइनस gm/3r² माइनस r² by 2r क्यूब। Derivation is again not important, you just need to know the formulas, right? तो ये सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, अभी सॉलिड हॉलो स्फीयर का हमने देखा था कि हर पॉइंट पे सेम हो जाता माइनस gm/r, है ना, बट यहाँ पे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉलिड स्फीयर इट विल बी डिफरेंट, माइनस gm/2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। अब देखो सेंटर ऑफ द स्फीयर के बारे में बात करें, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर में ये जो स्मॉल r है वो 0 हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर में माइनस gm/3r² माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2r³, तो दिस इज माइनस gm इंटू 3r² divided by 2r³ minus 3 times gm by 2r। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. इसको अगर हम लोग देखो -3/2 gm/r मतलब 1.5 हो गया,
राइट. नाउ वेरिएशन विद डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है. अब देखो ये एट r इज इक्वल टू 0, सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर पे 1.5 टाइम्स द सरफेस हो जाता है. ये हो रहा है ना, माइनस मतलब 3/2 टाइम्स माइनस gm/r. तो ये क्या है, सरफेस पे है और उसका 3/2 टाइम्स मतलब 1.5 टाइम्स. तो 1.5 टाइम्स सरफेस ऑफ द अर्थ पे ये gm/r आता है. राइट. नाउ उसके बाद v सरफेस पे आ गया gm/r और माइनस gm/r, और जैसे जैसे r को इन्फिनिटी तक लेके जाओगे, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है r, यहाँ पे एट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो पोटेंशियल होगा वहां पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 हो जाएगा. क्लियर बच्चों? नाउ पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग, है ना. इस यूनिफॉर्म रिंग के वजह से अगर किसी पॉइंट पे हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, सो एट पॉइंट पी, मान लो एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उस पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो दिस विल बी माइनस gm/√a² प्लस r², और सेंटर ऑफ द रिंग पे, है ना, माइनस gm/a हो जाएगा. नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, कई सारे पार्टिकल्स की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है. मान लीजिए एक m1 मास है जो कि r1 डिस्टेंस पे है, m2 मास इज एट ए डिस्टेंस r2, m3 इज एट ए डिस्टेंस r3, m4 एट r4 एंड m5 एट r5. इन सब के वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, तो सब के वजह से जो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स हैं उन सबको ऐड कर देंगे. So scalar addition of all the potential, V is V1 plus V2 plus V3 minus Gm by R1 minus Gm by R2 Gm1 by R2 Gm2 by R2 Gm3 by R3 and so on. तो summation of I is equal to 1 to n mi by ri minus g बाहर कर लिया हमने. ठीक है. तो सब सारे मासेस की वजह से पोटेंशियल उस पॉइंट पे निकाल देंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो हमें नेट पोटेंशियल उस पॉइंट पे निकल जाएगा. ना ये तो हम लोगों ने किया ही था कि E इज इक्वल टू माइनस डी, भाई हम लोगों ने V इज इक्वल टू माइनस E.dr हम लोगों ने पढ़ा. उसके अलावा ये भी मैंने बताया था कि माइनस dV/dr इज इक्वल टू E, तो वही चीज यहाँ पे बताया. Now let us do these examples. 19th वाला क्या है? At a point above the surface of Earth, the gravitational potential is minus 5.12 into 10 to the power 7 joule per kg, and the acceleration due to gravity is 6.4 meter per second square. So surface of Earth के ऊपर gravitational potential V is equal to minus gm upon r, which is equal to minus of 5.12 into 10 to the power 7, and the acceleration due to gravity is 6.4 meter per second square. Okay. तो ये v का वैल्यू है माइनस gm by r का, राइट.
ठीक है, अब ये जो v का वैल्यू दे रखा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर है, दिस इज 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, ये सेकंड दिया हुआ है, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 1/2, we get minus gm upon r by gm upon r square, 5.12 into 10 to the power 7 by 6.4। gm कट गया, r एक r बचा, माइनस माइनस कट गया, सो ये जो r है ये ऊपर चला जाएगा, we'll get small r is equal to 5.12 और 51.2 डिवाइडेड बाय 6.4, 8 हो गया, 8 into 10 to the power 6 मीटर। तो स्मॉल r का 8000 किलोमीटर हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस, r का वैल्यू 8000 किलोमीटर है, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, राइट, यहाँ पे दे रखा भी है। सो देखो, स्मॉल r इज इक्वल टू आर ई प्लस एच हो जाएगा ना, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, इस पॉइंट पे देख रहे हैं, तो रेडियस ऑफ अर्थ आर ई है, ये एच है, तो ये आर ई प्लस एच हो गया स्मॉल r का वैल्यू। सो दिस इज 8000 इज इक्वल टू 6400 प्लस ऑफ एच, h is equal to 1600 किलोमीटर। क्लियर बच्चों? इसको लिख लो, एक मिनट है। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now 20th example, ये कह रहा find the gravitational potential at a point where the gravitational field intensity is 0 due to two particles of masses m1 is equal to 1 kg and m2 is equal to 4 kg separated through a distance L is equal to 3 meter. Excuse me. So gravitational potential at a point where the gravitational field intensity is 0 due to two particles. एक का mass 1 kg है, दूसरे का मास 4 kg है, इसके बीच में जो डिस्टेंस L है वो 3 मीटर है, और कहीं पे मान लो इससे x डिस्टेंस पे यहाँ पे इंटेंसिटी जो है 0 है, तो ये L माइनस एक्स हो जाएगा। इंटेंसिटी 0 है
मतलब जी m1 की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा और m2 की वजह से फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा। इंटेंसिटी जीरो है, मतलब दोनों फील्ड इंटेंसिटी को इक्वेट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। जी m1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी m2 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी और जी कैंसिल हो गया। m1 मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। दोनों तरफ ये लोगे स्क्वायर रूट, तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू, है ना, 2x हो जाएगा। तो इससे हमारा आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू 1 हो गया। अब हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पे, मतलब ये पॉइंट जो कि इससे 1 डिस्टेंस पे है। तो v एट p, मान लो ये पॉइंट p है, तो दोनों की वजह से निकाल लो जी m1 अपॉन 1 प्लस जी m2 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस l माइनस एक्स मतलब 3 माइनस 1। तो इन सबको ऐड कर दो, जी m1 अपॉन 1 प्लस जी m2, जी का वैल्यू माइनस 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, राइट। और सॉरी माइनस जी m1 अपॉन n माइनस जी m2 अपॉन 2, तो ये माइनस साइन 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कर लो। m1 अपॉन 1, m1 कितना है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस m2 4 अपॉन 2, सो दिस इज 20 माइनस 20 पॉइंट। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलो इसको लिख लो एंड वील स्टॉप हियर। इसके आगे अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में। ठीक है, Okay, sir. जिन्होंने लिख लिया वो जा सकते हैं, बाकी लोग लिख के फिर अपना चले जाएंगे।